नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के हैं, लेकिन उन आर्टिकल्स को स्ट्रेंथन जरूर करेंगे कुछ दूसरे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स की सहायता से। सबसे पहला हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज डीप फेक टेक्नोलॉजी के मिसयूज से संबंधित कानून की आवश्यकता है डीप फेक टेक्नोलॉजी के मिसयूज को काउंटर करने के लिए। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे गवर्नर के एड्रेस से संबंधित और सबसे लास्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित, जिस पर क्वेश्चंस उठाए हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब देखो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक जो इशू सुर्खियों में है, मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है टेरर अटैक्स काफ़ी हो रहे हैं, मतलब सिविलियंस पर, आतंकवादी सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। तो गांव वाले ना एक मांग रेज कर रहे थे कि जैसा पहले हुआ करता था, 90s में बहुत मिलिटेंसी फैल गई थी, तो उस समय ना गांव वालों को इजाज़त दी गई थी कि आप विलेज डिफेंस कमेटी इस्टेब्लिश कर सकते हो। उनके पास ना हथियार रखने का, मतलब हथियार वो रख सकते थे आतंकवादियों से लड़ने के लिए। तो अभी ना होम मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से अलाउ कर दिया है कि विलेज डिफेंस कमेटीज इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, उनके पास हथियार होंगे और वो फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन होंगे मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। इवन देखो 1965 और 1971 के वार में भी विलेज डिफेंस कमेटीज बनी थी। वो लोकल ग्रुप आर्मी की हेल्प करते थे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में आर्मी को। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सही या गलत है? सही तो देखो आपको समझ में आता है कि ये जो विलेज डिफेंस कमेटी होगी, जो जिसमें सिविलियंस होंगे, जिनके पास हथियार होंगे, वो आतंकवादियों के अगेंस्ट फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन होंगे, उसके बाद आर्मी पुलिस वो सब आएंगे। और इससे देखो एक डेटरेंस पैदा होगी। हर विलेज में ये मान लीजिए हथियारों वाला ग्रुप होगा सिविलियंस का, तो आतंकवादियों के मन में भी एक डर पैदा होगा कि देखो हम जाएंगे तो आर्मी के बिना भी हम मारे जाएंगे। पहले भी जब ये इस्टेब्लिश किए गए थे 90s में, तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में मदद मिली थी। इन ग्रुप्स की सहायता से ना गांव वालों में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम सुरक्षित हैं। अदरवाइज तो देखो उनको हमेशा डर लगता रहता है। और ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये आर्मी को, पुलिस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि उनको रिप्लेस करते हैं। उनके पास में लोकल नॉलेज होती है तो वो उनको स्ट्रेंथन करते हैं। ये सिर्फ प्रोज हैं, कॉन्स भी देखो काफ़ी हैं। जब 90s में ऐसे ग्रुप्स को इस्टेब्लिश किया गया था ना, विलेज डिफेंस ग्रुप्स को, मतलब सिविलियंस उन ग्रुप्स में, और उनको हथियार दिए गए आतंकवादियों से लड़ने के लिए। बाद में ना इन पर काफ़ी आरोप लगा कि इन्होंने निर्दोष लोगों को भी मारा है, रेप्स का आरोप भी लगा, एक्सटोर्शन का आरोप भी लगा। बहुत बार ऐसी कमेटीज जो थी विलेज डिफेंस वाली, वो लैंड डिस्प्यूट में आ गए दूसरे सिविलियंस के साथ में, जो कि इनके मैंडेट से बाहर था। और इवन पहले जो ये 90s में विलेज डिफेंस कमेटीज इस्टेब्लिश की गई थी, टेररिज्म को तो ये भी खत्म नहीं कर सकी। तो अब एक बार फिर से इनको अलाउ किया गया है। देखना ये होगा सरकार इनको किस प्रकार से हैंडल करती है और क्या ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे। तो ये हमने छोटी सी न्यूज़ जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इशू सुर्खियों में था उसको डिस्कस किया। अब जाके जो 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हमें डिस्कस करने हैं उनकी हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीप फेक से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल की शुरुआत में ना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस प्रकार के इंट्रोडक्शन का आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ आपको कहानी लिखनी हो, कुछ मूवी का इंसिडेंट लिखना हो, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल या खबर के बारे में बताना हो, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो और वो इंसिडेंट बताने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस रेज कर सकते हो और उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो ऐसे की बॉडी में। समझ गए? मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो ऐसे को स्टार्ट करने का एक तरीका ये होता है, आप किसी प्रकार के एनेक्डोट से, यानी कहानी से, किस्से से ऐसे की शुरुआत करो। आप बताओ कि क्या हुआ था उस कहानी में, या फिर किसी मूवी के सीन में, या फिर अखबार की खबर में। बाद में उस खबर को या फिर मूवी के सीन को, कहानी को डिस्कस करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस रेज करो कि क्या ये होना चाहिए, इसमें क्या कमी थी, क्या सुधार होना चाहिए। फिर पूरे ऐसे की बॉडी में आप इंट्रोडक्शन में रेज किए गए क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो। बाद में कभी मौका मिला तो डिटेल से इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। डीप फेक से संबंधित आर्टिकल है। एक मूवी का जिक्र किया जाता है, मूवी या फिर नोवेल है, मतलब नोवेल है एक्चुअली, इस पर मूवी भी बनी है। नोवेल का नाम है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। इसमें क्या होता है, कुछ लड़के एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई नहीं रहता। तो कहानी में जो हीरो हैं वो उन लड़कों को ये कन्विंस करवाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमें किसी ना किसी प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकता है, अगर रूल नहीं होंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन देखो आखिरकार लड़के नहीं समझते रूल्स की अहमियत को, और सेल्फ गवर्नेंस का जो पूरा कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है।
आखिरकार उस आइलैंड पर जितने भी लड़के पहुंचे थे वो सैवेज बन जाते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट, बहुत ज्यादा क्रूल, जिनको कानून का कोई डर नहीं है। इस प्रकार से उनकी शख्सियत बन जाती है। तो मतलब ना, इस कहानी से राइटर एक पॉइंट रेज करने की कोशिश करते हैं कि अगर देखो रूल्स जहां पर ना होना, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो नेगेटिव आउटकम देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। मतलब गवर्नेंस संबंधित ये लेसन है। सेल्फ रेगुलेशन से कभी कभार काम नहीं चलता। सेल्फ रेगुलेशन को आप प्रमोट करोगे तो ये डिजास्टरस आउटकम इसकी आ सकती है। जैसे कि देखो उस सीन में हमने डिस्कस किया, आइलैंड पर निकल के आई थी, बच्चों को हीरो ने सेल्फ गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार रिजल्ट ये निकला, सभी सैवेज हो गए, क्रूल हो गए, वायलेंट हो गए। तो अब देखो ये बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित भी हमारे देश में ना गवर्नेंस नहीं है अच्छी से, बहुत बड़ा वैक्यूम है, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डीप फेक को बहुत से लोग ना गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिक्स मैं आपको पहले बताता हूं, डीप फेक होता क्या है। अभी तक तो देखो आपने डीप फेक की शायद डेफिनेशन सुन ही ली होगी, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं फिर से बताता हूं। डीप फेक में क्या होता है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावरफुल टेक्नोलॉजी का, पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है विजुअल और ऑडियो कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, ओरिजिनल तस्वीर ये है, लेकिन इसको तस्वीर को ना इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया कि ये जो शख्स हैं वो लगने लगे टॉम क्रूज। ये क्या है, ये डीप फेक है। अब देखो इस शख्स ने मान लीजिए कोई गलत काम किया हो, गलत बोला हो, अगर आवाज भी चेंज कर दी जाए टॉम क्रूज जैसी, जो कि डीप फेक में ही आता है। यहां पे देखिए, ऑडियो या फिर विजुअल कंटेंट को मैनिपुलेट करना इस प्रकार से कि सामने वाले को लगे कि मैनिपुलेट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल लगे। तो मान लीजिए ये जो शख्स है ये कोई गलत काम करता है और टॉम क्रूज की इमेज लगा दी जाती है, तो ऐसा लगेगा कि टॉम क्रूज ने वो गलत काम किया है। एक बार ओबामा की स्पीच काफी ज्यादा वायरल हुई थी, लेकिन वो मैनिपुलेटेड थी, वो डीप फेक का शिकार थी। उसमें ओबामा कुछ कुछ गलत बोल रहे थे। बाद में पता लगा कि ओबामा ने वो बातें बोली ही नहीं और डीप फेक की सहायता से उनकी आवाज को मैनिपुलेट किया गया है और एक नया ऑडियो कंटेंट जो है वो ऐड किया गया है। समझ गए? अब देखो इश्यूज की बात करते हैं, डीप फेक के साथ इश्यूज क्या हैं। डीप फेक का सहारा लिया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए। मतलब जनता को ना समझ में ही नहीं आता सही क्या है, गलत क्या है, वो फर्क नहीं महसूस कर पाते और प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आएंगे आगे। जैसे देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इमेजेस, उनका फेस लगा दिया जाता है पोर्न मूवीज में और उनकी जो इमेज है खराब हो जाती है। डीप फेक का सहारा लिया जाता है इसके लिए कि पोर्न मूवीज में जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इमेज लगा दी जाती है, उनको कितना मेंटल ट्रामा, मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता होगा, सोच के देखिए। नेक्स्ट है, डीप फेक की सहायता से ना आज के समय में फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक एनर्जी कंपनी है जर्मनी की, उस एनर्जी कंपनी की ब्रांच यूके में भी है और यूके की ब्रांच के जो हेड है ना, उनको फोन आया जर्मनी की जो मेन ब्रांच है उनके हेड से, और देखो फोन जो आया ना वो इस प्रकार से बात की गई, ऐसा लगा कि वास्तव में जो कंपनी के हेड है ना उनकी तरफ से फोन आया है और यूके की कंपनी के ब्रांच के हेड को बोला गया कि आप कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए सप्लायर को, मैं बोल रहा हूं। तो यूके की जो ब्रांच थी यूके में, उसके हेड को लगा कि जैसे हाँ कंपनी के हेड ने ही मुझे फोन किया है, आवाज बिल्कुल सेम और एसेंट भी जर्मनी का। तो मतलब इसके बाद ना उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए और कंपनी जो है ना फ्रॉड का शिकार हो गई। इस प्रकार से जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ना वो भी काफी ज्यादा होने लगे हैं डीप फेक की वजह से। नेक्स्ट आप देखो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन देशों के बीच में दरार डालने का काम कर सकते हैं ये डीप फेक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की कोई स्पीच जो है उसमें ऑडियो कंटेंट को चेंज कर दिया जाए, आवाज प्रधानमंत्री मोदी की ही रहे, तो उस स्पीच का सहारा लिया जा सकता है पाकिस्तान में लोगों की जो ओपिनियन है इंडिया के खिलाफ भड़काने के लिए। बाद में पाकिस्तान कुछ करे तो वो पाकिस्तान की सरकार बोले कि देखो उनके प्रधानमंत्री ने भी ऐसी ऐसी बातें बोली थी। तो मतलब जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस बिगाड़ने में इस्तेमाल हो सकता है। और सिर्फ देखो पड़ोसी देश ही क्यों, किसी भी देश के साथ रिश्ते बिगाड़ने में डीप फेक का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ताइवान है, ताइवान का एग्जांपल दिया जाता है। ताइवान की कैबिनेट ने ना हाल ही में उन अमेंडमेंट्स को अप्रूवल दिया इलेक्शन लॉज में। कहा गया कि
जो डीप फेक वाली वीडियोस है ना जो बनाते हैं उनको पनिश किया जाएगा। जैसे देखो कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वीडियो विजुअल या फिर ऑडियो कंटेंट को चेंज करने के लिए। अगर उस कंटेंट का इलेक्शन आउटकम चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस कंटेंट क्रिएटर को पनिश किया जाएगा। क्योंकि देखो ताइवान का आरोप ये है, चाइना के कुछ जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं ताइवान में इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसी वजह से ताइवान ने ये कड़े जो रूल हैं उनको पास किया, मतलब अमेंडमेंट की इलेक्शन लॉज में। और देखो हैरानी वाली बात पता क्या है, चाइना जो ये सब काम काफी बार करवाता है दूसरे देशों में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, फॉर एग्जांपल ताइवान में चाइना पहला ऐसा देश बना, मतलब पहला तो नहीं है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जो कि देखो रूल लेके आया है, लॉ लेके आया है कि वो कंटेंट क्रिएटर जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा कंटेंट को चेंज करने के लिए, और अगर वो कंटेंट जो है वो देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसे पनिश किया जाएगा। 10 जनवरी 2023 से चाइना में जो ये रूल हैं वो लागू हो चुके हैं। बहुत बार देखो ये ऐसा भी कहा जाता है कि जो डिफेंस पर्सनल हैं, जैसे काफी बार जो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, ऐसे ऐसे डिफेंस ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि उनकी फेक वीडियोस दिखा के देखो हम ये वायरल कर देंगे, अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो खतरा है। मतलब डिफेंस ऑफिशियल्स या फिर दूसरे पर्सनल्स को ब्लैकमेल किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की सहायता से, वीडियो या फिर ऑडियो कंटेंट को मैनिपुलेट करके। जिलेंस्की है, मार्च 2022 में ना यूक्रेन के राष्ट्रपति जिलेंस्की की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने सोल्जर को कह रहे थे कि रशिया के अगेंस्ट सरेंडर कर दीजिए, वो हमें मार देंगे, इस प्रकार की वीडियो वायरल हुई थी। और देखो इस प्रकार की वीडियो से कोशिश की गई थी कि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनका मोटिवेशन जो है वो कम किया जाए। वो वीडियो डीप फेक से मैनिपुलेट की गई थी। तो ऐसी ऐसी जो वीडियो है आपको भी पता है हमारे देश में कश्मीर में या फिर दूसरी जगह पर भी वायरल हो सकती है, जिसमें सेना के जवानों को गलत दिखाया जाए कि वो देखो लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो सच ना हो, डीप फेक की टेक्नोलॉजी की सहायता से वीडियो को मैनिपुलेट किया गया हो। तो खतरा जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। अब बात करते हैं लॉज की। हमारे देश में लॉज कैसे हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मिसयूज को रोकने के लिए। देखो लॉज तो काफी हैं लेकिन डायरेक्ट लॉ कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को इन्वोक किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को रोकने के लिए। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 500 है, डिफेमेशन को पनिश करती है, डिफेमेशन के लिए पनिश करता है ये सेक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67A है जो कि देखो किसी भी प्रकार के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो उसके लिए पनिश करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में यह कहा गया है किसी भी कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई भी फॉल्स और जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ना उसे स्प्रेड नहीं किया जा सकता। बट देखो ये भी इनफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हालांकि रूल्स ये सेट किए हैं कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कैंडिडेट्स हैं उनको देखो हर प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी, सोशल मीडिया, इनके लिए जो वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ना उन एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना जरूरी है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना एडवर्टाइजमेंट्स देख के पहले वेरीफाई कर सकें क्या ये एडवर्टाइजमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। बट देखो जो ये रूल्स हैं आपने भी देखा होगा डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को टैकल नहीं करते हैं। तो आवश्यकता ये है कि एक ना डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए, डेडिकेटेड बॉडी भी अगर बनानी पड़े तो बनाई जा सकती है, ताकि क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज है ना खतरा काफी ज्यादा बड़ा है। टेक्नोलॉजी इतना तेजी से इवॉल्व हो रही है, लॉ तो जो है अभी तक बना ही नहीं है, बन भी गया तो आपको भी पता है उतना जल्दी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा लॉ। तो इसलिए एक डेडिकेटेड बॉडी होगी तो वो समय समय के हिसाब से रूल्स निकालती रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को रोकने के लिए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो गवर्नर के एड्रेस यानी स्पीच से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स और स्टैटिक की बात हम पहले करते हैं। हमारे देश में ना जो पार्लियामेंट है वो देखो वेस्टमिनिस्टर मॉडल को फॉलो करती है। हमने ये मॉडल लिया है यूके से। यूके में क्या होता है, हर एक साल के स्टार्टिंग में, जैसे 2023 स्टार्ट हुआ, 2023 के स्टार्टिंग में पहला जो सेशन होगा ना, उस सेशन के स्टार्ट होने से पहले किंग या फिर क्वीन अपनी स्पीच देते हैं। चूंकि हमने यही मॉडल यूके से लिया है, तो हमारे देश के संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 87 में कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में
साल के फर्स्ट सेशन के स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो अपनी स्पीच देंगी। और इसके लिए देखो प्रेसिडेंट को ना पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना होता है समन्स के काजिज के बारे में भी। अब देखो कन्वेंशन ये चली आ रही है कि जो कंटेंट सरकार के द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाता है ना, वही कंटेंट बोल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब जो स्पीच होती है वो स्पीच सरकार के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को कि आपको ये स्पीच देनी है, और प्रेसिडेंट जो कि त्यों स्पीच दे देती हैं या दे देते हैं। उसी प्रकार से गवर्नर के लिए भी साफ तौर पे बोला गया है संविधान के आर्टिकल 176 में कि वो भी दोनों हाउसेज में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर काउंसिल है तो काउंसिल में भी साल के फर्स्ट सेशन के स्टार्ट होने से पहले अपनी स्पीच देंगे। उनको भी जो स्पीच है वो दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन यही चली आ रही है कि सरकार के द्वारा स्पीच दी जाती है और प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से वैसा की वैसा स्पीच को बोल देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार ना पार्लियामेंट में अपने एड्रेस में बोला था, प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर 22 फरवरी 1960 को, कि देखो प्रेसिडेंट का जो स्पीच है ना ये सिर्फ सरकार की एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर उस स्पीच में कुछ भी गलत पाया जाता है ना तो प्रेसिडेंट के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। आपको जो बोलना हो आप सरकार को क्रिटिसाइज करो, प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। और उस स्पीच की देखो वैल्यू काफी होती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ना एक केस था सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह वर्सेस द स्पीकर, और स्पीकर कौन से, कहां के, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। 1966 का यह केस है। फिर से बोलता हूं, सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह वर्सेस द स्पीकर, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1966 का यह केस है। इसमें ना इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बोला था जो ये स्पीच दी जाती है गवर्नर के द्वारा शुरुआत में साल के फर्स्ट सेशन से पहले, ये स्पीच देखो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब व्यर्थ की एक्टिविटी नहीं है। ये एक प्रकार से लेजिस्लेटिव की पॉलिसीज और एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज के बारे में बताती है। तो इस स्पीच से ना एक तो डिबेट होती है, ओपोजिशन के जो मेंबर्स हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार की पॉलिसीज को, तो इसकी डिलीवरी जरूर होनी चाहिए। मतलब अगर इसको डिलीवर नहीं किया जाएगा इस स्पीच को, तो लेजिस्लेटिव डिबेट जो है वो प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि अगर मेंबर्स को, ओपोजिशन के मेंबर्स को खास करके सरकार की पॉलिसीज नहीं पता लगेंगी तो फिर वो डिबेट कैसे करेंगे, समझ गए। तो ये पूरी भूमिका हमने डिस्कस की, बेसिक्स हम डिस्कस किए। अब हुआ ये है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने देखो इसी प्रकार की स्पीच दी। अब कन्वेंशन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, स्पीच ज्यों की त्यों दे दी जाती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ जो पैराग्राफ हैं वो रिमूव कर दिए सरकार ने जो स्पीच दी थी, और कुछ पैराग्राफ अपनी तरफ से ऐड कर दिया, मतलब कुछ कंटेंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो राइटर ये कहते हैं कि इन्होंने ना कन्वेंशन को ब्रेक करने का काम किया है, जो सदियों से सदियां तो नहीं, जो आजादी के बाद से कन्वेंशन चली आ रही थी उसको इन्होंने ब्रेक करने का काम किया है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी जब डिबेट चली थी ना, प्रोफेसर केटी शाह ने ये कहा था कि क्यों ना आर्टिकल 87 को, जिसके तहत प्रेसिडेंट को स्पीच देनी होती है, क्यों ना इसको अमेंड कर दिया जाए और प्रेसिडेंट को एक डिस्क्रिप्शन दी जाए कि आप भी कंटेंट को चेंज कर सकते हो। लेकिन ना अंबेडकर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर प्रेसिडेंट को स्पीच देनी है ना एक हाउस को या फिर दोनों हाउसेस को, तो उनको अलग से अधिकार अवेलेबल है आर्टिकल 86 के तहत। मतलब आर्टिकल 87 में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि वो जो स्पेशल स्पीच देनी होती है साल के फर्स्ट सेशन से पहले, उसमें उनको वही बोलना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन अगर उनको अपनी तरफ से कुछ बोलना है तो इसके लिए उनके पास पावर है आर्टिकल 86 में। ठीक इसी प्रकार से गवर्नर के पास भी पावर है आर्टिकल 175 में कि वो स्पेशल सेशन बुला के हाउस में या फिर दोनों हाउसेस में कुछ स्पीच दे सकते हैं। लेकिन देखो ये गवर्नर के द्वारा, मतलब साल के फर्स्ट सेशन से पहले जो स्पीच दी जानी होती है उसमें फेरबदल करना सही नहीं है, ये प्रोप्राइटी के अगेंस्ट है, ऐसा राइटर बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये कहा है कि जो इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस है ना, वो भी संविधान के रिटन टेक्स्ट की तरह ही है, और मतलब उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। जिस प्रकार से मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेक्स्ट है उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कन्वेंशंस को भी फॉलो नहीं किया जाता है तो उसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट माना जाना चाहिए। अब देखो इसके बाद ना आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, संविधान का जो आर्टिकल 361 है
उसमें ना गवर्नर को कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये उम्मीद की थी कि गवर्नर जो हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन अब देखो जिस प्रकार से गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था। बात सिर्फ देखो एक इस इंसिडेंट की नहीं है, और भी काफ़ी सारे केसेस में हमने गवर्नर को देखा, जैसे महाराष्ट्र में बिल्कुल सुबह सुबह चीफ मिनिस्टर को पद की शपथ दिलवा दी गई। वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से गवर्नर और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला। केरला में आप देख लीजिए किस प्रकार से गवर्नर और सरकार के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। मणिपुर और गोवा में जिस पार्टी की हाईएस्ट सीट्स आई थी उसको नहीं इन्वाइट किया गया। तो देखो ये ठीक नहीं है। गवर्नर की जो पोस्ट है काफ़ी गरिमा वाली पोस्ट है। ये सोचा गया था कि गवर्नर जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, स्टेट पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय में उन राज्यों में जहां पे खास करके अपोजिशन पार्टीज की सरकारें हैं, वहां पे गवर्नर जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करते हैं। ये गवर्नर की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गवर्नर के एड्रेस से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है देखो, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने ना एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट की 1973 की केशवानंद भारती केस की जजमेंट को क्रिटिसाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ना 1973 में केशवानंद भारती केस की जजमेंट में कहा था, वो जजमेंट दी गई थी 13 जजेस की बेंच के द्वारा। तो 7 जजेस एक तरफ, 6 जज एक तरफ। जजमेंट ये थी कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान को अमेंड कर सकती है किसी भी प्रकार से, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कंसेप्ट है, मतलब जो बिगनर्स हैं उनको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में शायद ना पता हो। मैं डिटेल से अभी आपको बताऊंगा, हम इसे डिस्कस करेंगे एक पुराना आर्टिकल की सहायता से। लेकिन अभी आप एक बार कंटेक्स्ट जान लीजिए। उन्होंने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट, संविधान को अमेंड कर सकती है किसी भी प्रकार से। तो इससे ना जुडिशरी को बहुत पावर्स मिल गई हैं, क्योंकि उन्होंने ना बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिफाइन किया ही नहीं। तो जब भी संविधान को अमेंड किया जाता है ना, तो मामला जुडिशरी के पास जा सकता है। वो इस जजमेंट के आधार पर परख सकती है कि संविधान को जो अमेंड किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली देखो, देश की डेमोक्रेसी में ना जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर भी दिया गया तो मामला फिर जुडिशरी डिसाइड करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही है या फिर गलत है, वो जुडिशरी डिसाइड करती है। तो ये चीज गलत है। अब मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से बताता हूं बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है, बैकग्राउंड के साथ, कब आया था, इसकी शुरुआत कब हुई। हमारा देश आजाद होता है, संविधान बनता है। संविधान में जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो देखो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन डीपीएसपी एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके अनुसार सरकार को काम करना है। जो भी सरकार बनती है उस सरकार को काम करना होगा डीपीएसपी के हिसाब से। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 और 39B ये कहता है कि सरकार की ड्यूटी होगी लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करना। सरकार की ये भी ड्यूटी होगी कि जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, समाज में इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं कम से कम हों। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए। जमींदारों के पास बहुत लैंड जमा हो गया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जमींदार जिनके पास 500 एकड़ लैंड, 1000 एकड़ लैंड, और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं। तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज। और ये सरकार की ड्यूटी बनती थी कि आर्टिकल 38 और 39B के हिसाब से इनइक्वालिटीज को कम करना, यानी लैंड रिफॉर्म लेके आना, ताकि जो सरप्लस लैंड है जमींदार के पास, अगर किसी जमींदार के पास 1000 एकड़ लैंड है, भाई आप 20 एकड़ रख लो, बाकी जिन लोगों को आवश्यकता है ये लैंड उनको दिया जाएगा। इस प्रकार के कानून गवर्नमेंट लेके आई 1950 में, जमींदारी एबोलिशन एक्ट। अब देखो, गवर्नमेंट जब जमींदारों से लैंड छीनने लगी तो जाहिर सी बात है जमींदारों को तो अच्छा नहीं लगेगा। जमींदार गए कोर्ट्स में। कोर्ट्स में जाके जमींदार बोले
कि सर जी देखो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जमींदारों ने जाके कोर्ट्स में बोला सर जी देखो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अगर सरकार ऐसा करती है, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो वो सरकार का कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसा साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। तो कोर्ट्स ने कहा कि बात तो जी आपकी ठीक है। तो कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा सरकार को कोई हक नहीं है जमींदारों से उनकी जमीन छीनने का, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, और आर्टिकल 13 के हिसाब से हर एक वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। तो कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद सरकार ने सोचा ये तो गलत काम हो गया, मतलब कैसे काम चलेगा, लैंड रिफॉर्म तो लाने ही पड़ेंगे, और कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सरकार ने तरीका खोजा, सरकार ने संविधान को अमेंड कर दिया। 1951 में आती है संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट में सरकार ने दो चीजें की। एक तो शेड्यूल 9 ऐड किया गया, इसके अलावा इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31B। 31B में देखो ये लिखा हुआ है जो एक्ट्स शेड्यूल 9 में डाले जाएंगे चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हों, जुडिशरी उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। यानी जुडिशरी से पावर छीन ली गई कि शेड्यूल 9 में जो एक्ट्स डाले गए हैं उन एक्ट्स को रिव्यू नहीं किया जा सकता जुडिशरी के द्वारा। तो इस प्रकार से संविधान को अमेंड करके सरकार ने कोशिश की कि अब जमींदारी एबोलिशन एक्ट को हम रख देंगे शेड्यूल 9 के अंदर, और शेड्यूल 9 के अंदर जो एक्ट्स हैं उनको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकेगी चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही क्यों ना करते हों। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 31B में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सरकार फिर से लग गई लैंड रिफॉर्म्स के काम में, और जमींदारों से उनकी ज़मीनें एक्वायर की जाने लगी। इसी बीच संविधान की जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी उसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशनर्स ने बोला कि जी देखो ऐसा थोड़ी हो सकता है, सरकार फंडामेंटल राइट थोड़ी ना छीन सकती है संविधान को अमेंड करके, क्योंकि साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दीजिए, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है आर्टिकल 13 के हिसाब से। तो इस प्रकार के मेनली उस समय दो केसेस सामने आए। एक तो देखो 1952 का, नोट डाउन आप कर सकते हो, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूं, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 1955 का केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955 का केस। ये दो केस सुप्रीम कोर्ट में आए जिसमें पिटिशनर ने कहा था आर्टिकल 13 के हिसाब से जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसे आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। अब देखो आप ध्यान से सुनिएगा, आप एक बात बताओ, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू। और नेहरू का कद इतना बड़ा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिम्मत थी उस समय नेहरू के खिलाफ चले जाएं? देखो प्रोसीजर के हिसाब से जा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखिए, नेहरू का कद इतना बड़ा, उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी एक प्रकार से हिम्मत सी नहीं हो रही थी कि नेहरू के खिलाफ वो चले जाएं। और दूसरा इशू भी ऐसा है लैंड रिफॉर्म का कि पब्लिक में ये इशू अपील बहुत करता है। तो 1952 के शंकरी प्रसाद और 1955 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा सकते हैं। वर्ड्स पे खेल गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है एनी लॉ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ, यानी संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं।
समझ गए? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1952 में और 1955 में। 1952 का केस था शंकरी प्रसाद और 1955 का केस था सज्जन सिंह। तो एसेंस आप निकाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए पार्लियामेंट के सामने कि आप संविधान को अमेंड करके चाहे मर्जी फंडामेंटल राइट्स छीन लो। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हो जाती है नेहरू की डेथ 1964 में, और समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हिम्मत आना स्टार्ट हो जाती है। तो 1967 से पहले इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया। दो भाई थे, नाम था हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास पंजाब में 500 एकड़ लैंड था। फिर से बोलता हूं, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ दोनों भाइयों के पास पंजाब में 500 एकड़ की जमीन थी। लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया? पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से इनको सिर्फ 20 एकड़ दे दिया और बाकी इनसे एक्वायर कर लिया। तो गोलकनाथ भाई गए सुप्रीम कोर्ट के पास और जाके बोले कि देखो जी, हमारा तो लैंड छीन लिया, ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू प्रोफेशन के अगेंस्ट है, यानी आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जाके बोली कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और ये गलत है। पंजाब सरकार का तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने जिस एक्ट की सहायता से गोलकनाथ बंधुओं का लैंड एक्वायर किया है, वो जो एक्ट है वो आता है शेड्यूल 9 में, और शेड्यूल 9 में जो एक्ट आता है उसे आप रिव्यू नहीं कर सकते, चाहे उससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही क्यों ना होता हो। ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो उस समय तक तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, नेहरू की डेथ हो चुकी थी और आजादी को भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से कंसीडर करेंगे क्या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की सहायता से फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है या फिर नहीं छीना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया और कहा आर्टिकल 368 के हिसाब से भी संविधान को इस प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो, यू टर्न ले लिया। 1952 और 1955 के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था संविधान में अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के केस में यू टर्न ले लिया और कहा नहीं भैया, आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते जनता के। तो इस केस से पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं बहुत अंडरमाइन होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और इंदिरा गांधी ने, आपको पता है, शुरुआत में अपनी ही पार्टी में काफी सारा बगावत झेली थी और इसी वजह से वो कुछ सोशलिस्ट एजेंडा को अपनाती हैं, जनता को वेलफेयर पहुंचाने की कोशिश करती हैं ताकि जनता की सिंपैथी हासिल की जा सके, जनता के वोट्स हासिल किए जा सके। इसी दिशा में इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। प्रीवी पर्स का इशू आपने सुना होगा। जब देखो सरदार पटेल ने बहुत सारी रियासतों को इंडिया में मिलाया था तो बहुत सारे राजाओं को यह वादा किया गया था कि हम आपको एनुअल ग्रांट देंगे, आप अपना फ्लैग लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों को इंदिरा गांधी ने एबोलिश कर दिया। तो ये इशू भी गया था कोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज उस समय कोर्ट में गए, जुडिशरी के बीच और इंदिरा गांधी सरकार के बीच टसल देखने को मिला, फाइट देखने को मिली। ये वो समय था, देखो 1971, 1972 इंदिरा गांधी सरकार ने पार्लियामेंट की पावर्स को फिर से हासिल करने की कोशिश की। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई संविधान में, जैसे अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 26 और अमेंडमेंट 29। जैसे मैं आपको दो अमेंडमेंट्स के बारे में बताता हूं। अमेंडमेंट 25 क्या थी संविधान की और अमेंडमेंट 29 क्या थी। अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक तो देखो आर्टिकल 31A को चेंज किया गया। अगर सरकार किसी से लैंड एक्वायर करती है और कंपनसेशन कम दी जाती है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर कोर्ट के सामने जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। और दूसरा, अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया संविधान में, 31C। ये क्या था? आर्टिकल 31C जो कि ऐड किया गया अमेंडमेंट 25 की सहायता से, कहता है अगर सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई कानून लाती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि वो जो कानून है वो फंडामेंटल राइट का
वायलेशन करता है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अमेंडमेंट 25 की सहायता से आर्टिकल 31C ऐड किया गया। आर्टिकल 31C में कहा गया है सरकार अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून लेके आती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि ये जो कानून है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इसके अलावा अमेंडमेंट 29 क्या है? अमेंडमेंट 29 में क्या किया गया? केरल के 2 एक्ट्स, केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधी 2 एक्ट्स, उनको डाल दिया गया शेड्यूल 9 में, यह इंश्योर करने के लिए कि जुडिशरी केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधित उन 2 एक्ट्स को रिव्यू ना करें। तो कहने का एसेंस देखो ये है, इन अमेंडमेंट्स की सहायता से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि 1967 में गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते, इस जजमेंट को नलीफाई किया जा सके। लेकिन अब देखने लायक चीज ये है, इन अमेंडमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है। यानी मामले का अब पटापेक्स होने वाला है, मामला बिल्कुल कंक्लूजन तक पहुंचने वाला है। 1972 में केरल में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, एक मठ था केरल में जिसके प्रीस्ट थे केशवानंद, उनकी मठ की 500 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया गया। तो केशवानंद गए सुप्रीम कोर्ट में और सेम बात जाके बोली कि देखो जी मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपनी जजमेंट दी जिसे कहा जाता है केशवानंद भारती जजमेंट, और यही इसी जजमेंट से निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 7-6 से ये जजमेंट आई थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7-6 से ये जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है, वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 की अपनी केशवानंद भारती केस की जजमेंट में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है कि वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी जजमेंट में जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सिकरी, उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स बताए और कहा कि ये जो फीचर्स हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस सेलट ने भी कहा कि कुछ फीचर्स जो हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जस्टिस हेगड़े ने भी कुछ फीचर्स बताए जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी, यूनिटी ऑफ कंट्री। कहने का एसेंस देखो ये हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि कौन सी चीज़ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ली कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सरकार संविधान को अमेंड करके ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट होता हो। तो एक प्रकार से बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में। 1967 का जो गोलकनाथ केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है, आर्टिकल 368 पावर नहीं देता पार्लियामेंट को। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर भी देता है और प्रोसीजर भी बताता है संविधान को अमेंड करने का। यानी गोलकनाथ केस में जो कुछ कहा गया वो गलत था। बैलेंस इस्टेब्लिश करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की। 1973 के इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन उस अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आती है कौन सी नहीं आती है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में यह साफ कर दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है संविधान को अमेंड करने की। हाँ, ये बात सही है, वो आर्टिकल 368 के हिसाब से
संविधान को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। संविधान की अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा ये तो देखो टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, उनकी तो चलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चलेगी। तो ये क्रिटिसिज्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट का कि ये टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। क्यों? जजेस की तो देखो अकाउंटेबिलिटी भी ठीक से तय नहीं होती, जजेस को जनता ने नहीं चुना है। अगर वो इस प्रकार से डिसाइड करेंगे कौन सी चीज संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, कौन सी नहीं करती है, तो फिर पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो पावर्स हैं बहुत हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, अगर देखो पार्लियामेंट को पूरी आजादी दे दी गई, अनलिमिटेड पावर दे दी गई संविधान को अमेंड करने की, कल को मान लीजिए ऐसी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई, उस पार्टी की लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में भी प्रचंड बहुमत है, तो पार्लियामेंट तो यह भी डिसाइड कर सकती है कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। यानी आर्टिकल जो 1 है जिसमें बताया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, उस आर्टिकल को अमेंड करके इंडिया के दो टुकड़े कर दिए जाएं। तो क्या यह मान्य होगा? बिल्कुल नहीं मान्य होगा। यह बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि इस प्रकार की अमेंडमेंट कोई भी ना हो सके। दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हो, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी का बहुमत आ जाए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और वो प्रचंड बहुमत हो, वो सिचुएशन के हिसाब से आर्टिकल 21 को भी चेंज कर दे, यानी राइट टू लाइफ को। क्या ये अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए संविधान को अमेंड करने की, कल को वो इस प्रकार की अमेंडमेंट भी ला सकते हैं कि इंडिया पर फिर से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाए या फिर ब्रिटिश पावर फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। क्या वो अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, नहीं जायज होगा। जो लोग ये कहते हैं पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स होनी चाहिए संविधान को अमेंड करने की, उन लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, कल को मान लीजिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत आ जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो संविधान में अमेंड करके ये प्रोविजन कर देती है कि इंडिया के ऊपर शासन चलेगा यूएसए का, तो क्या ये अमेंडमेंट जायज होगी? क्या पार्लियामेंट को आज़ादी देनी चाहिए इस प्रकार से संविधान को अमेंड करने की? बिल्कुल नहीं। अगर देखो इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो संविधान इंडिया का संविधान रहेगा ही नहीं, वो तो यूएसए का संविधान हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं। और देखो असल में अमेंडमेंट का मतलब भी यही है। जब हम कहते हैं संविधान को अमेंड करना, इसका मतलब ये होता है संविधान में माइनर चेंजेस लाना। अमेंडमेंट का मतलब होता है माइनर चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप संविधान को ही चेंज कर दो। मतलब पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के हिसाब से सिर्फ संविधान में माइनर चेंजेस लाने की पावर है। ऐसी पावर नहीं है कि वो पुराने संविधान को बदल करके नया संविधान ले आए। समझ गए? तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। ये किसी भी रेजीम को टोटलिटेरियन रेजीम बनने से रोकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया काफी ज्यादा डिटेल से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।